सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज से मैंने यहाँ पर एक सफ़र शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बेरोज़गारी से लेकर सरकारी नौकरी या फिर किसी अच्छे रोज़गार तक की कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें आज मैं खुद अपने बारे में बताऊँगा सबसे पहले, उसके बाद मैं धीरे धीरे कुछ और लोगों से भी आपको मिलाऊँगा जो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। क्योंकि कभी कभी हमें कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं इन माध्यम से कि हम कुछ जो सोच रहे होते हैं बस उसमें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने ही शुरुआत करूँगा। नाम आपको मेरा पता ही है, धीरज जोशी। तो अगर मैं बात करूँ अपनी शुरुआत बेरोज़गारी की, तो भाई इंटर करने के बाद सबसे बड़ी शुरुआत होती है बेरोज़गारी की। या तो वहाँ से आदमी नौकरी पकड़ ले कोई, या प्राइवेट नौकरी पकड़ ले, या आर्मी में चले जाए, या फिर कोई कोर्स कर ले। तो सबसे बड़ी शुरुआत जो मैं कहूँगा बेरोज़गारी की वो होती है इंटर के बाद। और वो भी जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब, अपर क्लास की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो तो बेरोज़गार होते ही नहीं हैं, ठीक है ना, वो तो बेरोज़गार नहीं होते। तो अगर हम बात करें हम लोगों की जो मिडिल क्लास से भी हम नीचे बिलोंग करते हैं, तो इंटर के बाद हमारी बेरोज़गारी शुरू हो जाती है। और हम लोगों में से कितने लोग कहीं क्या कहते हैं डेली बेज पे काम करने लग जाते हैं, कुछ क्या कहते हैं प्राइवेट नौकरी किसी को कुछ मिल जाती है, कोई आर्मी की तैयारी करता है। तो मैं इंटर के बाद गया पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुआ, उसमें मुझे मिली केमिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने करी पॉलीटेक्निक, 3 साल पॉलीटेक्निक करने के बाद फिर मैं वहाँ से प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, थोड़ा संघर्ष किया, भटका, थोड़ा क्या काफ़ी भटका, 2-3 महीने 4 महीने तो भटके। उसके बाद एक नौकरी मिली प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ पर नौकरी करी कुछ। तो नौकरी करते करते बीच में थोड़ा सा यहाँ पर एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया था मेरा बीच में। तो उस नौकरी से भी मन हट गया, तो वो नौकरी छोड़ दी। एक छोटा सा रोज़गार जो मिला था वो भी रोज़गार हाथ से चले गया। अब उसके बाद फिर क्या करें, फिर दूसरी कंपनी पकड़ी, एक दूसरी कंपनी में नौकरी करी, वहाँ पर भी मन नहीं लगा, वहाँ भी छूट गई नौकरी, या छोड़ दी, जो भी सोचें आप, छूटी गई, फिलहाल छोड़ी तो क्या। तो फिर बेरोज़गार, तो ये बेरोज़गारी यहाँ से थोड़ी ज़्यादा ही शुरू हुई। फिर उसके बाद भटके, कभी हरियाणा जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी राजस्थान गया, राजस्थान तक भी गया, लुधियाना तक भी गया। तो नौकरी की तलाश में आदमी कहाँ कहाँ जाता है, परंतु कुछ खास हुआ नहीं, तो बेरोज़गार ही रहे। काफ़ी लंबा समय बीत गया, जब उम्र हो गई 25 साल, फिर सोचा भाई अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उम्र बीतती जा रही है, तो पता चला कि सरकारी नौकरी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी हो रही है, एसएससी और बैंक की तैयारी। उस समय जब हमने शुरुआत की थी तैयारी की, तो एसएससी और बैंक के नाम से बहुत सारे कोचिंग चल रहे थे, और कुछ हमारे साथ वाले लोग कोचिंग कर भी रहे थे। IAS तो सोचा भी नहीं था, पता भी नहीं था ज़्यादा, तो तैयारी कर रहे थे एसएससी बैंक के नाम से। तो हम भी पहुंच गए भी तैयारी करने। अब तैयारी करने जिस दिन पहुंचे, पहले दिन, तो वहाँ पर जाके देखा भाई इतनी भीड़ है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, कौन कौन सी नौकरी होती हैं, उसकी तैयारी कैसी होती है, उसमें सैलरी कितनी मिलती है। दिमाग में सबसे पहला क्या आता है कि सैलरी कितनी मिलती है। अब सैलरी के ऊपर ही तो हम तैयारी करेंगे ना। तो वहाँ जाके पता चला भाई स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी होती है, एसएससी CHSL है, CGL है, CPO का तो बहुत बाद में पता चला, तब तक तो उम्र निकल चुकी थी CPO का पता चलने तक, तो कि CPO भी कुछ होता है, और बैंक में नौकरी मिलती है। अच्छा, जिस समय क्या कहते हैं मैंने तैयारी शुरू करी थी, उस समय मैं पूरी ग्रेजुएशन नहीं करी थी, ग्रेजुएशन चल रही थी, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक किया था, तो वहाँ से गैप हो गया था, तो ग्रेजुएशन मेरी चल रही थी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, मैंने सोचा चलो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक अपनी तैयारी कर लेंगे। तो 3-4 महीने वहाँ से तैयारी करी, सीखा, काफ़ी कुछ सीखा। उस समय तो बिल्कुल ही ख़त्म थी कहानी हमारी। हर एक सवाल को देख के लगता था कि टीचर ने बता दिया, अरे ये तो सिंपल था, परंतु अगला सवाल, अरे अब ये कैसे होगा। तो धीरे धीरे मेहनत करते करते थोड़ा स्थिति सही हुई। उसके बाद एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, पेपर दिया हमने। पेपर दिया तो पता चला वहाँ तो जो 200 नंबर का पेपर आता था एसएससी का, उसमें से 100 भी नहीं पहुँच रहे। अच्छा, पहले कट ऑफ भी कम जाती थी, हाँ, तो 100 भी नहीं पहुँच रहे उसमें से। तो क्या होता है कि भाई पता चला भी हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। फिर
डिसाइड किया कहीं बाहर जाते हैं। तो बाहर कहाँ गए? लखनऊ गए। लखनऊ से तैयारी करी एसएससी बैंक की। वहाँ पर एक दो लोग साथ के भी थे, मिलाऊंगा मैं उनमें से एक से आपको, दूसरा मिले नहीं मिले पता नहीं, पर एक से तो मिला ही लूँगा। तो क्या कहते हैं, वहाँ तैयारी करी, बहुत बढ़िया तैयारी हुई थी उस समय तक। फिर ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो कंप्लीट हो गया था तो उस बार मैंने पीसीएस का दिया था। तो पीसीएस का प्री क्वालिफाई हुआ था। मेंस की हिम्मत ही नहीं, पीसीएस का प्री क्वालिफाई हुआ, वो तुक्के से हुआ, वो कैसे हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि मेहनत तो इतनी ज़्यादा थी नहीं उस समय। हाँ, मैथ रीजनिंग का पोर्शन अच्छा था, जीएस का पोर्शन तो बिल्कुल बेकार था। तो पीसीएस का प्री क्वालिफाई हो गया था जैसे तैसे, तुक्के में हुआ होगा, बिल्कुल नीचे मार्क्स तक, शायद 191 192 ऐसी समथिंग मार्क्स थे। और उतनी कट ऑफ भी उतनी गई थी जनरल की, तो लगभग उतने मार्क्स थे, तो ज़्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं। फिर मेंस का पेपर देने का वैसे भी मन नहीं था और तैयारी थी नहीं, क्या मेंस का पेपर देते, बस कहानी वहीं ख़त्म हो गई पीसीएस की। उसके बाद सोचा चलो भाई पीसीएस तो हाई लेवल का है, अगर ये इसका प्री क्वालिफाई हुआ तो हम और कुछ करेंगे। एसएससी सीजीएल की तरफ को ट्राई किया। एसएससी सीजीएल की तरफ को ट्राई किया, एक बार पेपर दिया। और एसएससी सीजीएल का पेपर कैसा आता सबको मालूम है, एक बार पेपर दिया कहानी ख़त्म। दोबारा तो फॉर्म भरा पर पेपर नहीं दे पाए, वहाँ से कहानी ख़त्म। उसके बाद एक रेलवे का आया था एनटीपीसी। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आया था उसका प्री क्वालिफाई हुआ था। अब उसमें थोड़ी सी गलती मुझसे क्या हो गई, मैंने वो भर दिया चेन्नई जोन से। चेन्नई जोन से जो भरा तो उसका जो मेंस एग्ज़ाम था वो चेन्नई में ही पड़ा। चेन्नई साइड तमिलनाडु में शायद कोई सलेम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एग्ज़ाम था। पता चला कि बहुत दूर है और गाड़ी का रिजर्वेशन भी कराने गया परंतु नहीं मिला। फिर कहा छोड़ो इसे भी, वहाँ भी क्वालिफाई हुआ था, वहाँ भी छोड़ा। तो कुल मिला के चारों तरफ से बेरोजगार। अब क्या करें, अब कुछ नहीं बचा है। एसएससी में हो नहीं रहा है, रेलवे में हुआ उसको छोड़ दिया, अब क्या करा जाए। अब सोचा कि चलो कोचिंग कराई जाए, भाई कब तक बेरोजगार रहेंगे, इतना पढ़ लिया, शुरुआत करते हैं, पढ़ाते हैं। तो बीच में 1.5-2 साल कोचिंग कराई, पढ़ाया लोगों को, बच्चों को। एसएससी जीडी का बैच हमने सबसे पहला शुरू किया था, उसमें काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो हिम्मत बनी कि हाँ हम इसमें कुछ कर सकते हैं आगे। परंतु इलाका हमारा इतना डेवलप नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादा तो वहाँ बच्चे नहीं थे, परंतु चल रहा था अपना, खाने पीने लायक चल रहा था। और खाने पीने लायक मेरा ये नौकरी लगने से पहले मैं कोचिंग के भरोसे ही चल रहा था। तो क्या कहते हैं, उसके बाद बीच में डीएलएड का जब पता चला हमें कि एक बैच डीएलएड का कंप्लीट हुआ, उसको नौकरी मिल गई है। अच्छा, नौकरी मिल नहीं गई, नौकरी तो हमारे फॉर्म भरने के बाद मिली थी कि डीएलएड का बैच चल रहा है, इसमें चांस अच्छे हैं। तो डीएलएड का बैच जब चल रहा था, थोड़ा सा 1-2 लोग जो पहचान के थे उनसे जानकारी मिली कि क्या कहते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया इसमें नौकरी मिलना तय है लगभग। तो हमने कहा चलो भाई हम भी जॉब फॉर्म भर लेते हैं। फॉर्म भरा। डीएलएड की तैयारी तो खैर नहीं करी थी, पहले एसएससी बैंक की तैयारी चल रही थी, तो डीएलएड में नंबर भी आ गया। अच्छा, डीएलएड की भी जो मेरी कहानी बड़ी अच्छी है। डीएलएड का मैंने फॉर्म तो भर दिया, परंतु मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा था। हमारे दिमाग में ना जब बेरोजगारी जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, नेगेटिविटी बहुत छा जाती है। तो मैं एग्ज़ाम भी नहीं देने जा रहा था। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन आराम से मैं उठा भी देर से, मम्मी ने गाली दे दूँ के जैसे तैसे कि फॉर्म भरा है, पैसे बर्बाद करे, ये वो जा नहीं रहा है, ये हो, तो ऐसे करके भेजा। तो फिर गया और देखिए उसी की बदौलत में फ़िलहाल लग गया हो नौकरी पर। तो कहते हैं ना माँ बाप की बातें भी सुन लेनी चाहिए, भले ही अच्छे मन से नहीं सुनो तो गलत मन से सुनो, बुरे मन से सुनो, बुरूठे हुए मन से सुनो, सुन लो, काम आ जाएगा। तो मेरे काम देखो वहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, पेपर देने गया हूँ, वहाँ गया पेपर डीएलएड का बहुत सिंपल आता है, आपको मालूम है। अच्छा, जीके बड़ी बेकार थी उस समय यार, बहुत ही बेकार जीके थी, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं था। जीके बेकार इसलिए थी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अब तो पढ़ते हैं तो जीके काफ़ी हद तक सुधार ली है, काफ़ी क्या बहुत अच्छी कर ली है, परंतु उस समय जीके बड़ी गंदी थी। तो मैंने कहा क्या करा जाए, सबसे पहले रीजनिंग पकड़ी, थोड़ी देर 15 मिनट लगे होंगे मुश्किल से शायद रीजनिंग करने में, हो गया। फिर मैंने कहा अब क्या करा जाए। वैसे भी मेरा एसएससी का जो एक्सपीरियंस था, मैं सबसे पहले रीजनिंग ही करता ना, फिर जीके करता था। जीके करी, जीके में कुल 20 ही क्वेश्चन हुए, 20 भी बस, उसमें भी 1-2 तुक्के थे, बाकी कुछ नहीं कहानी, और नंबर भी 20 ही आया उसमें जीके में। फिर क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथ तो फर्जी थी पूरी। मैथ तो अब भी मैं फर्जी कहता हूँ, फर्जी इसलिए कहता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो हो ही जाता है। उसे भी दिया जीके वो मैथ को, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वो तो खैर पेपर की बात छोड़िए। तो कुल मिला के पेपर क्वालिफाई हो जाता है। अब पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो अब यहाँ से सोचा जाए कि यार
पिछले बैच की नौकरी लग गई है। और उस समय क्या होता था, जिन लोगों ने डाइट से डीएलएड किया था तो उन्हीं को नौकरी मिलती थी, बाकी ना बीएड को, ना अदर स्टेट को, ना एनआईएस का सिस्टम था नहीं। तो हमने कहा हमें भी मिलेगी, कंफर्म ज्वाइन कर लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया कि अब कुछ नहीं करना है, इसमें जाएंगे। ज्वाइन करा डीएलएड में। उसके बाद 2 साल तक दिमाग इतना ख़राब रहा। अच्छा, डीएलएड जिस दिन हमने ज्वाइन किया था ना, उस दिन लगा कि हाँ अब हमें रोज़गार मिल गया, नौकरी मिलेगी। पर डीएलएड में जाते ही जैसे नियमावली चेंज हुई, बीच में ही इतना दिमाग ख़राब हुआ कि अब क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। और उस समय एनआईएस का भी ड्रामा शुरू हो गया था, तो बड़ा दिक्कत हो गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फिर एक तरह से बेरोजगारी हो गए थे। थोड़ी सी जो खुशी आई थी कि डीएलएड में गए, घर वाले भी खुश थे कि हाँ भाई नौकरी मिलेगी, परंतु वो खुशी भी ज़्यादा दिन नहीं चली। तो 2 साल तो ऐसे टेंशन में काटे हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर से 10 से 5 की क्लास रेगुलर। फिर क्या कहते हैं, कंप्लीट हुआ 2019 में डीएलएड। 2020 से थोड़ा सा हमने देहरादून गए थे, वहाँ थोड़ा सा दबाव निदेशालय में और सरकार पर, शिक्षा विभाग पर और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करी, भाई वैकेंसी निकालो। नसीब इतना अच्छा कि कोरोना जी आ गए थे, और वो तो आपको सबको पता है कितने 20-22 मार्च से सब कुछ यहाँ बंद हो गया था। फिर तो और जितना कोरोना की अफवाह चल रही थी उस समय, उस हिसाब से तो लगा कि 2-3 साल तो गए, 2-3 साल गए, अब नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार, अब क्या करें क्या करें। फिर धीरे धीरे वो भी ख़त्म हुआ। फिर क्या कहते हैं, आपका लास्ट में फॉर्म आए, फॉर्म भरने के बाद फिर क्या कहते हैं, लंबी अटक गई भर्ती प्रक्रिया। फिर क्या करें, तो फिर कोचिंग अपना शुरू किया। थोड़ा सा गांव में है तो यहाँ 2-2, 4-4 बच्चों को पढ़ाया, बड़ी दिक्कत के साथ जैसे तैसे खर्चा पानी चलाया। पता है बहुत सारे लोग कैसे चला पाते हैं खर्चा पानी, तो बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद फिर फॉर्म क्या कहते हैं, यहाँ पर भर्ती ये उसका जो हमने फॉर्म भरे थे उनकी लिस्ट निकली, काउंसलिंग हुई, यहाँ तक पहुँचे, फिर नौकरी लगी है। तो फिर अब क्या कहते हैं, आप लोगों को भी बता रहे हैं भाई ऐसा ऐसा करा है, और यहाँ वीडियो बना भी रहा हूँ। तो यार देखो, धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। तो ये मैंने अपनी छोटी सी एक कहानी आपको बताई कि मैं बेरोजगारी से लेकर रोजगार तक कैसे पहुँचा। पर इस बीच में संघर्ष बहुत हुआ। जब तक आदमी बेरोजगार होता है ना, उसे आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती, ना उसके अंदर आत्मसम्मान आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, अगर साथ हो, अच्छा उससे भी ज़्यादा क्या ख़राब होता है, अगर साथ वाला कोई रोज़गार पे लग जाए तो उसके एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। और एग्जाम्पल भी कौन देता है पता है, एग्जाम्पल घर वालों से इतना आदमी परेशान नहीं जितना ये बाहर वाले रिश्तेदार परेशान करते हैं। इन रिश्तेदारों से तो राम बचाए कहते हैं ना, तो ये लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई आए घर पे तो हाँ भाई क्या कर रहे हो, कुछ नहीं ये कर रहे हैं। लो तुम्हारे साथ वाले तुम्हारी उम्र के लोग तो नौकरी पे लग गए, उन्होंने क्या से क्या कर लिया। अबे तो उन्होंने कर लिया, हम भी कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो तुमसे तो नहीं मांगेंगे। पर क्या करें, सुनाते हैं मेरी कहानी क्या है तो सभी की कहानी है। तो जो बेरोजगारी का दौर होता है ना, उसमें आदमी की स्थिति इतनी गंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। पैसे हैं नहीं, शौक़ अपने मारने पड़ते हैं। यार शौक़ की भी एक उम्र होती है, आप अपनी उम्र तक शौक़ नहीं कर पाओगे तो क्या बुढ़ापे में 50-60 साल के बाद शौक़ करोगे? 60 साल के बाद हड्डियों में जान होगी नहीं, कहाँ घूमने जाओगे? अगर आपको 1 करोड़ रुपए दे भी दिया जाए 60-70 साल में, तो क्या करोगे ऐसे 1 करोड़ रुपए का? कुछ नहीं करोगे ना। और वही 1 करोड़ अगर आपको 20-22 साल की उम्र में मिल जाए तो आप कहोगे हाँ मैं अपनी लाइफ जी सकता हूँ आराम से, ठीक है ना। तो ये शौक़ भी एक उम्र में पूरे हो जाते हैं तो बढ़िया हो जाता है। तो भाई देखो, प्राइवेट नौकरी भी करी, ट्यूशन भी पढ़ाया। अच्छा, डीएलएड जब मैं डीएलएड कर रहा था, सुबह 10 से 5 क्लास, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक क्लास होती थी। पहले 2 घंटे पढ़ा के जाता था, घर आके फिर 1.5 घंटा का ट्यूशन फिर पढ़ाया। तो संघर्ष काफ़ी किया कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी, तब तक कुछ तो करेंगे, खर्चा कहाँ से आएगा। तो काफ़ी संघर्ष किया है, और हमारे साथ वालों ने भी बहुत संघर्ष कर करके डीएलएड किया है। अच्छा, अभी तो मैं यहाँ पर अकेला बोल रहा हूँ तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब मैं साथ में किसी को बुलाऊँगा, कुछ लोग अपने साथ वाले जो भी फ्रेंड सर्किल है, जो भी मुझे मिलेंगे, जब उनसे बातचीत करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनने में, और अच्छा भी लगेगा कैसे कैसे हुआ है। और उसमें फिर मेरी कहानी जो भी होगी, मैं भी बीच बीच में अपने बातें शेयर करते रहूँगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। अभी तो जना मैंने शुरुआत करनी थी इसलिए कर दिया है यहाँ पर, तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी और शुरुआत करनी थी। अब मैं आपको मिलाऊंगा जब लोगों से ना, और तो आपको ज़रा मज़ा भी आएगा, मोटिवेट भी होंगे आप, और आपके मन में ज़रा ये मेहनत करने की लगन भी आएगी। क्योंकि अभी तो बहुत
चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी निराश हो चुका है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे कुछ होगा। और मैं केवल सरकारी नौकरी वाले ही नहीं, मैं आपसे प्राइवेट या किसी और तरह से जो बंदे रोजगार पे लगे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, उन लोगों से भी मिलाने की कोशिश करूँगा जितना मेरी पहुँच हो पाएगी और जितना मैं कर पाऊँगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा और क्या कहते हैं, आप भी कुछ ना कुछ उससे हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कहते हैं ना, किसी ना किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कभी कभी कि हमारी लाइफ बदल जाती है। तो क्या पता यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, कोई शख्स ऐसा मिल जाए जो कि आपसे रिलेटेड हो, तो आपकी भी लाइफ बदल सकती है। कुल मिला के बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनकी बात सुन लो। क्योंकि देखिए, मैंने एक चीज़, मैं जब पेपर ही देने नहीं जा रहा था तो मैं गाली सुन के पेपर देने गया हूँ और वो पेपर भी क्वालिफाई हो गया। उसमें मेरे मैथ में भी 50 में से 50 थे, रीजनिंग में भी 50 में से 50 थे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके थोड़ी ख़राब थी। जीके में कुल 20 थे, टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 थे, 160। अगर जीके में मेरे 40 होते तो 180 हो जाते, 20 नंबर कुल थे वहाँ पर, तो वो नंबर वहीं से ख़राब हुए। तो बस पेपर मैं दे नहीं रहा था, ज़बरदस्ती गाली सुन के पेपर दिया है, परंतु सुन लिया था। गाली सुन के, वो मैंने कहा ना, अच्छे मन से आप बात मानो, बुरे मन से मानो, पर बात मान लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको फ़ायदा मिल ही जाता है, जैसा कि मुझे मिला है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ साझा करी है। और अगर आपको ये प्रोग्राम, तो मैं क्या कहूँगा इसे, ये खाली एक मिलना ही हुआ आपसे, क्योंकि ये कोई, मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई ब्लॉगर हूँ नहीं, कोई ऐसा कोई चैनल नहीं है मेरा कि प्रोग्राम चला रहा हूँ। बस मैं ऐसा आपसे नॉर्मली बातें करने का जो इच्छा होती है, कभी कभी अंदर जो मन में होता है, आदमी अपनी बातें बोल सकता है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा शुरू किया है यहाँ पर एक सफ़र, बेरोजगारी से लेकर रोजगार तक का सफ़र जो है, कि किस व्यक्ति ने किस तरह से काम किया, क्या क्या किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, मुझे पता है। जब साथ में एक दो लोगों और बैठाया जाएगा, उनसे बातचीत होगी, तब आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और बड़ा मज़ा आएगा। तो आपने क्या करना है, जुड़ना है मेरे साथ, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें लोगों में, ताकि ये काफ़ी लोगों तक पहुँचे और काफ़ी लोग मोटिवेट हों। और किसी ना किसी तरह से तो हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको कि जो आपसे मैच करता हो, जो आपसे रिलेटेड हो, तो आप उसको देखकर कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। और आप में से भी कोई ऐसा हो जिसने कुछ अच्छा, बहुत ही संघर्ष कर के नौकरी पे लगा, कैसे क्या करा, तो क्या कहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी अगर आप तक पहुंच सकता हूं तो आपसे मिलूंगा और आपसे आपकी कहानी भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो यही मैं आज कहना चाहता था। और बाकी अब आगे आने वाली वीडियो जो भी होंगी, उनमें आपको इंटरेस्ट आएगा, पक्का इंटरेस्ट आएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आपको बस क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर नमस्कार।